हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ा, आदिमानव के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आदिम जातियों के बारे में, यानी भारत का निर्माण करने वाली वो जातियां कौन कौन सी। अब जातियों से तात्पर्य यहाँ पर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, चौहान, चंदेल, सेंगर आदि से नहीं है। इन जातियों का विभाजन जो है उनकी शारीरिक बनावट और लक्षणों के आधार पर किया गया है। तो ये एक विवाद का प्रश्न है कि भारत के निर्माण की जो सहायक जातियां रहीं, जिन्होंने तत्कालीन भारत का निर्माण किया, वे जातियां कौन कौन सी थीं, ये एक विवादित प्रश्न रहा है। फिर भी इतिहासकार गुहा सॉरी हमारा विषय है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। तो इसमें जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत की आदि जातियां। भारत की आदि जातियां यानी शुरुआत की जातियां कौन कौन सी थी। प्रिमिटिव वेराइटीज या प्रिमिटिव स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, भारत की आदि जातियां। ठीक, अब जो है इसमें बीएस गुहा का मानना है कि इन जातियों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कि यानी भारत की प्राचीन जातियों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बीएस गुहा का मत है कि भारत की आदिम या आदि जातियों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अब इनमें ये कौन कौन से 6 भाग हैं, कौन कौन सी 6 जातियां हैं। पहली है निग्रेटो। निग्रेटो, ठीक, निग्रेटो, ठीक है, निग्रेटो। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो
ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अगली जो जाति है तीसरे नंबर की है, वो है मंगोलायड। 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 चौथी है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। अंग्रेजी में इसे मेडिटेरियन कहते हैं। मेडिटेरियन कहते हैं इसे। मेडिटेरियन, ठीक है। और इसके बाद आती है पश्चिमी ब्रेचिसेफल। पांचवी पश्चिमी ब्रेची सेफल, ये पांचवी है। पश्चिमी ब्रेची सेफल, वेस्टर्न ब्रेची सिफल्स कहते हैं या सेफल्स। वेस्टर्न ब्रेची सेफल्स। ब्रेचिसेफल्स। तो ये पांचवी जाति हो गई, वेस्टर्न ब्रेचिसेफल्स या पश्चिमी ब्रेचिसेफल। और छठवीं है नॉर्डिक। छठवीं है नॉर्डिक। नॉर्डिक। अब बात करते हैं, पहले हम जाति जो है निग्रेटो। निग्रेटो जो पहली जाति है, इसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में ये निग्रेटो जो जाति है, इसके कुछ समूह जो है वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही मिलते हैं, ठीक है। निग्रेटो को हम डाल देते हैं। निग्रेटो। तो इसके वर्तमान में कुछ लक्षण, अवशेष नहीं कह सकते, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनके लक्षण जो है आगे संततियों में आते गए। तो कुछ लक्षण, मतलब पूरी तौर से जाति कहीं नहीं मिलती है। तो इस जाति के कुछ लक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही मिलते हैं, ठीक है। और असम की नागा एवं ट्रावनकोर कोचीन की आदि जातियों में निग्रोटो जाति की कुछ विशेषताएं दिखती हैं। असम की नागा, पहली बात मैंने बताई आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दूसरी बात क्या है कि असम की नागा जाति, असम की नागा जाति
ठीक, इसके बाद ट्रावनकोर कोचीन की, ट्रावनकोर और कोचीन की कुछ जातियों में, जो यहाँ आदिवासी जातियां रहती हैं, उनमें जो है निग्रेटो जाति के कुछ लक्षण मिलते हैं। और अब ये भारत कैसे आए? तो वैसे ये जाति अफ्रीका की है, निग्रेटो जाति अफ्रीका की है। अफ्रीका से चल करके अरब, ईरान, इराक और वहाँ से चल करके जो है बलूचिस्तान के रास्ते भारत पहुंची। ठीक है, बलूचिस्तान के रास्ते से होकर के ये भारत में आई और भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक जाति है निग्रेटो जाति। जो है भारत की जो सबसे पुरानी जातियां हैं, प्राचीनतम जातियां हैं, उनमें से एक जाति है निग्रेटो। साथ ही साथ ये जाति जो थी कृषि कर्म एवं पशुपालन की तकनीकी से परिचित थी, परिचित नहीं थी। यानी कृषि कार्य और पशुपालन की तकनीकी, और पशुपालन की तकनीकी। अब पशुपालन भी एक तकनीकी है, कैसे पशुओं को पाला जाता है ना। तो पशुपालन की तकनीकी से वंचित थी, इसको पता नहीं था कि खेती किसानी कैसे की जाती थी और साथ ही साथ पशु कैसे पाले जाते थे। तो जीविकोयापन के लिए क्या करते थे कि इनका मतलब जो है जीवन का, भोजन का जो सबसे बड़ा आधार था, ये लोग समुद्र से मछलियां पकड़ करके अपना आहार प्राप्त करते थे। इस तरह से ये जीवित रहते थे। और अब अगली बात जो आती है वो ये कि निग्रेटो जाति का पूर्ण उन्मूलन जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने किया। यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ने जो है निग्रेटो जाति को समाप्त कर दिया। तो ये बात हो गई निग्रेटो की। अब आगे हम बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलायड की। दूसरी बात मतलब जो अगली बात है वो हम दूसरी जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड की करते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो ये जो जाति थी संभवतः फिलिस्तीन से भारत, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोचीन आदि स्थानों पर पहुंची। यानी विश्व के अन्य स्थानों में संभवतः ये जाति जो है कहां से पहुंची? फिलिस्तीन से। और भारत में निवास करने वाली कोल एवं मुंडा जातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भारत में जो कोल और मुंडा जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आज भी कोल और मुंडा। तो भारत में पाई जाने वाली कोल और मुंडा जनजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलायड के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, और जब एक खास बात थी, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, भारत में जब आर्य लोग भारत आए तो ये जाति यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति जो है भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में रहती थी। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में रहती थी
और इस जाति के लोग संभवतः खेती किसानी को जानते थे, पशुपालन को जानते थे, और ये लोग समूह बना करके रहते थे। साथ ही साथ ये बुनाई की तकनीकी यानी कपड़ा बुनने की तकनीकी से भी परिचित थे, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद अगली जो जाति आती है वो है मंगोलायड। अगली जो जाति है वो है मंगोलायड। मंगोलायड, ठीक। अभी जो मंगोलायड जाति है ये नाटे कद, चौड़े सिर, चपटी नाक एवं दरार जैसी आंखों वाली जात के होते थे, ठीक है। यानी नाटे कद, चौड़े सिर, चपटी नाक और दरार जैसी आंखों वाली। मतलब आंखें बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे दरार हो, ठीक है, बड़ी बड़ी नहीं, दरार जैसी आंखों वाली जाति थी। तो अब आप देख रहे हैं कि बनावट के आधार पर विभाजन है, शारीरिक बनावट। तो ऐसी जात थी ये। और सिक्किम, असम, भूटान, असम, भूटान, ठीक, और बर्मा, ठीक है, बर्मा की सीमा पर आज भी यह जाति जो है दिखाई पड़ती है, आज भी ये दृष्टिगत होती है, दृष्टिगोचर होती है। यानी वर्तमान में भी ये मंगोलायड जो है देखे जाते हैं, दिखाई, ये जाति आदिवासियों की ये जाति दिखाई पड़ती है कहाँ पर? सिक्किम, असम, भूटान, बर्मा की सीमा पर, ठीक है। और अब बात करते हैं भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ठीक, मेडिटेरियन। तो ये जाति जो थी इनमें वैसे तो इनकी तमाम शाखाएं थी, भूमध्य सागरीय की तमाम शाखाएं थे, लेकिन उनमें से एक शाखा भारत में भी निवास करती थी, ठीक है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जाति थी। इन जाति के लोगों का कद छोटा, नाक छोटी, सिर बड़े एवं रंग काला होता था, ठीक है। कद छोटा होता था, नाक चौड़ी होती थी, सिर बड़ा होता था और शरीर का रंग काला होता था। बड़ी इंपॉर्टेंट जाति है ये। और इन्हें द्रविड़ कहा जाता है। आर्यों का जो पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी इस जाति का जिक्र हुआ है। इस जिसे ये वही है जिसे आर्य लोग अनार्य, आर्य लोग इनको अनार्य कहते थे। मृद्धावाचा, दस्यु और दास, दस्यु और दास भी कहते थे। इन सारे नामों से आर्य लोग इनको जो है पुकारते थे। तो अनार्य का मतलब जो आर्य न हो, मृद्धावाचा का मतलब अस्पष्ट वाणी बोलने वाले। चूंकि आर्य लोग संस्कृत बोलते थे और ये लोग जो है प्राकृत भाषा बोलते थे, प्राकृत और पाली,
तो ये भाषाएं आर्यों को समझ में नहीं आती थी, इसलिए मृद्धा वाचा यानी अस्पष्ट वाणी बोलने वाले दस्य, कभी कभार क्या होता था कि ये लोग जो है आर्यों की गाय चुरा लेते थे, तो इसलिए इनको जो है दस्य कहते थे, और दास, इन सारे नामों से पुकारते थे ये लोग इन्हें। तो ये वही जाति है, ठीक है, द्रविड़। और अब एक ये बात आती है कि द्रविड़ लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। इस संदर्भ में काफ़ी कुछ विवाद है कि ये द्रविड़ लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, आखिर कहाँ से भारत में आए। लेकिन बिशप कॉल्डवेल का मानना है कि ये जो है बलूचिस्तान के थे, ठीक है, और कर्नल डोचिंग भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मानते हैं कि ये बलूचिस्तान के ही रहने वाले थे, ठीक है। और अधिकांश विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ जाति के लोग जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश के निवासी थे और वे संभवतः एजियन सागर, एशिया माइनर व फिलिस्तीन से भारत आए, ठीक है। तो ऐसा आइडिया लगाया जाता है, बहुत कुछ, चूंकि हमारा जो है प्रमाणों के आधार पर ये है। तो मैं आपको बता दूं कि सैंधव सभ्यता के निर्माता ये द्रविड़ ही थे, ठीक है। जो ये विशाल सभ्यता आप सैंधव सभ्यता की देखते हैं, जो त्रिभुजाकार सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। यहाँ तक कि नगर इतने सुसज्जित थे, इतने सुसंस्कृत थे, इतने विकसित थे कि आर्य लोग कभी भी उतने विकसित नहीं हो पाए। और ये शांतिप्रिय थे। आप देखते हैं कि शांतिप्रिय जाति थी, साथ ही साथ व्यापारिक जाति थी। विश्व के तमाम सारे देशों में इनका व्यापार चलता था, जबकि आर्य चरवाहे थे, केवल गायों का चराना काम था इनका। तो इस तरह से बड़ी सुसंस्कृत जाति थी। तो ये सैंधव सभ्य की ये पूछा गया है सवाल, सैंधव सभ्यता की निर्माता जो थी वो तुम्हारी जो है भूमध्य सागरी यानी मेडिटेरियन, जिसे हम द्रविड़ के नाम से जानते हैं, यही जाति थी। और एक चीज कि द्रविड़ों ने ही जो है भारत में नगरीय सभ्यता की नींव डाली, नदियों पर पुल बनाए और बांधों का निर्माण किया। यही एक विकास करने वाली जात थी। और शेष जो जातियां थीं, यानी भारत के निर्माण में, नगरीय सभ्यता के निर्माण में नीग्रेटो, प्रोटोआस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और भूमध्य सागरी, कमोबेश इन जातियों का सभी का सहयोग रहा, लेकिन द्रविड़ों का सबसे ज्यादा रहा। इन सारी चारों जातियों का सहयोग रहा सैंधव सभ्यता के निर्माण में। ये यहाँ तक इन चारों जातियों का सहयोग रहा, लेकिन सैंधव सभ्यता के निर्माण में या तत्कालीन भारत के निर्माण में पश्चिमी ब्रेचिसेफल और नॉर्डिक जातियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि इन्होंने जो है कोई इस तरह का सहयोग किया हो जिससे ये विकास हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो है भारत की आदिम जातियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी हूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।